सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर मल्टीपल कंपनीज को और उनसे रिलेटेड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि इस वीडियो में डिटेल वे में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं इन सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कंपनी के आज के दिन की बात करते हैं, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग डे की। लास्ट ट्रेडिंग डे कंपनी में काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली थी। तेज़ी को अगर आप नोट करेंगे तो वो करीब हमें 2.5% तक देखने को मिला। अगर पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड देखें, यानी कि जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से लेकर अब तक, तो कंपनी में ओवरऑल हमें कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई है। इस वजह से कंपनी को काफ़ी ज़्यादा तोड़ा जा रहा है, क्योंकि बेसिकली स्टार्टिंग में जब ये कंपनी आई थी तो किस फील्ड से बिलोंग कर रही थी? वो फील्ड था एनबीएफसी का, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। बट अब ये कंपनी का जो इंटरेस्ट है एनबीएफसी से वो शिफ्ट होकर सीआईसी की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, और सीआईसी में ये कंपनी अगर आती है तो नो डाउट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को बेटर कामकाज मिल सकता है एनबीएफसी के मुकाबले। अब देखो, एनबीएफसी में ग्रोथ है डेफिनेटली, बट एनबीएफसी सेक्टर में काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशन रहता है, और वो रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर आप नहीं चलते हो तो डेट टाइम आरबीआई आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है आपको अपने बिजनेस को चलाने में, जिसमें काफ़ी सारी जो सेगमेंट्स होती है इसमें आपको बैन भी लगाया जाता है, साथ में पेनल्टी भी दी जाती है, जिस वजह से आपके ओवरऑल जो नंबर हैं वो कंसिस्टेंट नहीं रहते। बट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे ही यहाँ पर एक बात कही कि हम एनबीएफसी में नहीं, हम सीआईसी में जाना चाहते हैं और इसके लिए आरबीआई से वो परमिशन ले रहे हैं, तो ये चीज़ काफ़ी सारे इन्वेस्टरों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इस वजह से लास्ट ट्रेडिंग डे कंपनी में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। सीआईसी का मतलब होता है कि एक कंपनी जो कि इन्वेस्टर को बेनिफिट देती है, बट वो बेनिफिट देने का सोर्स कंपनी को दूसरी कंपनी से मिलता है। लाइक एक कंपनी के पास मान लो 100 रुपये है, तो वो 100 रुपये किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जो कि कंपनी अच्छी कर रही हो, और वहाँ से जो प्रॉफिट उनको होगा वो प्रॉफिट वो अपने इन्वेस्टर्स में बांटेंगे। तो ये सीआईसी कंपनी का कामकाज होता है, और इसमें रिस्क अगर देखा जाए तो एनबीएफसी के मुकाबले काफ़ी कम होता है। बट एनबीएफसी से सीआईसी में जैसे कन्वर्ट करने को लेकर बात हुई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से, वैसे कंपनी के शेयर में तेज़ी इसलिए भी दिख रही है क्योंकि आरबीआई की तरफ से रिसेंटली काफ़ी सारी रूल्स रेगुलेशंस हमें एनबीएफसी और बैंक्स पे लगती हुई दिखने को मिली है, जिस वजह से जो लेंडिंग रेट्स है वो हमें बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। और लेंडिंग रेट्स अगर बढ़ता है, यानी कि लोन महंगा होता है, तो उस केस में क्या है कि लोग लोन कम लेंगे, और उस वजह से बैंक्स को एनबीएफसी को प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। तो ऑलरेडी जिस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल पहले से है और उस सेक्टर की जो मार्केट की लीडर है उसको डिस्टर्ब करने के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आ रही थी। ऑलरेडी डिस्टर्ब कंपनी ने काफ़ी किया कंपनी के स्टॉक को, बट डिस्टर्ब करने के बाद अब कंपनी का स्विच दूसरे सेक्टर की ओर हो चुका है, और ये चीज़ काफ़ी सारी कंपनीज में हमें इम्पैक्ट तो देखने को मिल रही है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से ये एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूव आप बोल सकते हो। मैंने पहले ही बताया था कि एनबीएफसी सेक्टर में उनको उतना ज़्यादा डिस्ट्रप्शन देखने को नहीं मिलेगा जितना ज़्यादा उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में किया था। तो ये चीज़ मैंने काफ़ी पहले ही भी बताया था, और अभी मैं आपको वही चीज़ बोलूँगा। और रिसेंटली आरबीआई की तरफ से काफ़ी सारे जो न्यू नॉर्म्स आपको सुनने को मिली, उस बीच में बैंक्स जो है और एनबीएफसी जो है वो कंज्यूमर लोन का जो रेट है वो 30 से लेकर 40 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज कर सकती है, यानी कि 0.3% से लेकर 0.4%। और ये चीज़ काफ़ी सारे बैंक्स के जो नंबर हैं उसमें इम्पैक्ट डालेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ये सारी चीज़ों सब थोड़ी सी दूर होने वाली है। जो भी एनबीएफसी कंपनी है, जो भी बैंक्स हैं, वो सारी इस चीज़ को अब थोड़ा सा फेस करने वाली है। अब ये सारी चीज़ें मार्केट में जैसे ही आएगी तो वैसा ही यहाँ पर जितनी भी एनबीएफसी और जितनी भी बैंक्स हैं उनके शेयर में एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, और वो नेगेटिव इम्पैक्ट अब हमें देखने को मिल भी रहा है बजाज फाइनेंस के शेयर में। लास्ट ट्रेडिंग डे आपको मंदी देखने को मिली इस कंपनी में। पिछले एक हफ्ते का रिकॉर्ड देखें तो आपको 2% की मंदी दिखेगी, और पिछले एक महीने का रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पर करीब आपको 6% का मंदी दिखेगा। तो मंदी क्यों दिख रहा है? सबसे पहला रीज़न कि आरबीआई ने इस कंपनी के ई कॉम और ईएमआई कार्ड के जरिए जो कंपनी लोन प्रोवाइड करती है उसको इन्होंने बैन कर दिया। टेम्प्रोरी बैन किया है, बट बैन कर दिया है, जिस वजह से एक्सपेक्टेड है
कि कंपनी का Q3 Q4 में इम्पैक्ट इसका देखने को मिलेगा, बट Q3 में कितना इम्पैक्ट आएगा वो देखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि Q3 का अक्टूबर मंथ ऑलरेडी निकल चुका है। नवंबर मंथ के बीच में आपको ये न्यूज़ सुनने को मिली है, यानी कि 1.5 महीना इस क्वार्टर का और रह गया, तो इम्पैक्ट पड़ेगा, बट उतना ज़्यादा इम्पैक्ट आपको मे भी देखने को ना मिले, बट Q4 में इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेंगे। सो एनालिस्ट का ओपिनियन फिलहाल इसमें क्या है, तो फिलहाल यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ई-कॉम और इंस्टा EMI कार्ड के जरिए जो बजाज फाइनेंस लोन प्रोवाइड करती है वो बजाज फाइनेंस के 1 से 2 क्वार्टर में इम्पैक्ट डाल सकता है। और ये चीज़ इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए कि मान लो अगर कंपनी अच्छे नंबर्स लगातार रिपोर्ट कर रही है तो कंपनी के शेयर में तेज़ी नहीं है, बट एक क्वार्टर में अगर कंपनी वीक नंबर रिपोर्ट करती है तो कंपनी में ज़्यादा गिरावट हम विटनेस कर सकते हैं। और वो गिरावट एक्चुअल में देखा जाए तो कोई पैनिक सेलिंग करने वाला नहीं होगा, वो गिरावट में आप कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर बजाज फाइनेंस का मैक्सिमम रिकॉर्ड देखो तो 1,22,000% का रिटर्न कंपनी ने दिया है, और इस बीच में कंपनी में कई बार काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कंपनी का शेयर आपको 48% तक डाउन दिखा था, उसके बाद आपको यहाँ पर भी कंपनी डाउन दिखा था, यहाँ पर भी डाउन दिखा था, यहाँ पर भी डाउन दिखा था, यहाँ पर भी डाउन दिखा था, बट डाउन के बाद कंपनी में रिकवरी भी देखने को मिली थी। तो रिकवरी कंपनी में आ जाती है, ये हमें नोट करना है, ना कि ये चीज़ की कंपनी में गिरावट आ रही है तो हम पैनिक सेलिंग करके कंपनी से निकल जाए। बट दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड एक पॉजिटिव नहीं नेगेटिव पॉइंट को हम लोग कवर कर लेते हैं। तो देखो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आप सभी को पता है कि अब यहाँ पर क्या कर रही है कि NBFC से स्विच होकर CIC में जा रही है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। बट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अभी एक न्यू सेक्टर में है, चाहे वो NBFC सेक्टर का हो या फिर CIC सेक्टर का हो, न्यू सेक्टर है। अब न्यू सेक्टर में कोई भी कंपनी के पास ज़्यादा से ज़्यादा कैश होनी चाहिए। अब इसके लिए कंपनी जितना अपना कैश जनरेट कर पा रही है अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, उतना कंपनी कैश को अगर यूटिलाइज भी करेगी तो बेशक कंपनी के लिए वो एक अच्छी बात है। तो ये कंपनी ने कितना कैश जनरेट किया, तो 2055 करोड़ का, और कंपनी ने इन्वेस्ट कितना किया, इन्वेस्ट किया 1103 करोड़ का, यानी कि जितना कंपनी ने कैश जनरेट किया उसका आधा अप्रॉक्स कंपनी ने इन्वेस्ट किया, बट उसका बाकी क्या हुआ, तो बाकी कंपनी ने डिविडेंड में खर्च किया। और ये कंपनी में एक नेगेटिव पॉइंट पर्सनली मुझे लगता है, क्योंकि कोई भी कंपनी जब न्यूली लिस्टेड है तो इन्वेस्टर डिविडेंड पेड में कभी भी नज़र नहीं डालते हैं, और नज़र डालते हैं तो उसको अच्छे पॉइंट की तरह दिखते हैं, बट उसको अच्छे पॉइंट की तरह नहीं दिखना चाहिए, उसको नेगेटिव पॉइंट की तरह दिखना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो 100 रुपये का शेयर है तो वो आपको अगर 4 रुपये का डिविडेंड दे भी देती है 4% डिविडेंड यील्ड के हिसाब से, तो ये एक अच्छी बात आपको लगती है। बट मान लो अगर वो 4 रुपये अगर कंपनी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती है और 100 रुपये का शेयर यही की वजह से 108 रुपये तक चला जाता है, तो 4 रुपये का तो आपको एडिशनल बेनिफिट हो गया। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर कंपनी डिविडेंड में ज़्यादा खर्च कर रही है तो फिर अगर कंपनी उस पैसे को खुद में यूटिलाइज अगर नहीं करेगी तो कंपनी में उस लेवल की ग्रोथ नहीं मिल पाएगी जिस लेवल की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन आप रखते हो। और ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ में कंपनी का रिसेंटली जो बैलेंस शीट अपडेट हुआ है उसमें कंपनी के रिजर्व भी आपको डाउन होते हुए देखने को मिले हैं। तो ये सारे कुछ वैल्यूबल पॉइंट्स हैं जो कि इस कंपनी से रिलेटेड हमने कवर किया। बट अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोज़ का भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अगली कंपनी डिस्कस करते हैं जिसका नाम है नेस्ले इंडिया लिमिटेड। बात करें अगर लास्ट के ट्रेडिंग सेशन की तो कंपनी के शेयर में गिरावट था 0.83% का। पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड देखें तो कंपनी ने करीब 11% का रिटर्न दिया। अब इस कंपनी से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी अपडेट है। रिसेंटली कंपनी ने 1:10 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है, जिसमें कंपनी एक इक्विटी शेयर के बदले 10 इक्विटी शेयर इन्वेस्टर को प्रोवाइड कर रही है इसे स्प्लिट के तौर पर। सो अगर आप इन्वेस्टर हैं इस कंपनी के तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। इन्वेस्टर नहीं तो कंपनी को चाहें तो आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि छोटी कंपनी है तो छोटी नहीं बड़ी कंपनी है, बट कंपनी से रिलेटेड मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो प्रॉपर रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं रखता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।